नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की। और यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की। चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे हाई कोर्ट आरओ एआरओ हो, उस कंडीशन में राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको सारे इन सनों के बारे में बताऊंगा कि इन सन में पर्टिकुलर डेट पर क्या क्या हुआ, और आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है एक नज़र सब कवर, अर्थात एक बार आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारी समस्याओं का समाधान जो है राष्ट्रीय आंदोलन का हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये सब बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। सबसे पहले बात करते हैं 1885 की, और यहाँ पे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था और इस दौरान ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ए ह्यूम जो है उस अधिवेशन के महासचिव थे। साथ ही साथ 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पर भाग लिया था। उसके बाद आते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन, इस समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की बात करी थी जो अक्टूबर में जाके संपन्न हुआ। उसके पहले अगस्त में लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ने स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की थी। 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उस अध्यक्षता में स्वदेशी को अपनाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार की नीति को वहीं पर स्वीकार किया गया था। 1906 की बात करते हैं तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को अपनाया था। और साथ ही 1906 में नवाब सलामुल्लाह और आगा खां ने मुस्लिम लीग की नींव डाली थी। और साथ ही इस समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। 1907 में एक बहुत बड़ी समस्या हुई। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। कारण क्या था उसके पीछे का? कि सब चाहते थे गरम दल वाले कि रास बिहारी जो हैं घोष वो ना बन पाए यहाँ पे अध्यक्ष। वो सब चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो हैं अध्यक्ष बने, बट नर्मदन दल चाहता था कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। अंत में रास बिहारी घोष जो हैं वह अध्यक्ष बन गए और लाला लाजपत राय अध्यक्ष नहीं बन पाए। इस तरीके से कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी, और वह फूट 1907 में पड़ी, जिसे कहा जाता है सूरत विभाजन। इस सूरत विभाजन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। 1908 की अगर बात की जाए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल में ही उन्होंने रहकर गीता रहस्य नामक एक किताब लिखी थी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 6 साल के लिए इनको सजा दी गई थी। 1908 में मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था पृथक निर्वाचक मंडल का, था सेपरेट इलेक्टोरेट, और उस निर्वाचक मंडल को 1909 में आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, अर्थात मॉर्ले मिंटो सुधार में जो है वह मान लिया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था जब लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय था, और उस दौरान यह किया गया था कि जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे। उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, और दिल्ली दरबार के दौरान ही यह कहा गया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। और 1911 में ही बंगाल विभाजन को जो है वो रद्द कर दिया गया था। आते हैं 1912 के दौरान, यह दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। रास बिहारी बोस और सचिन नाथ साल्यान ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग उस बम धमाके में बच गया था, लेकिन उसका महावत जो है वह मारा गया था। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और गदर पार्टी जो है वह गदर नामक एक पत्रिका निकालती थी जिसका पहला जो अंक है वह उर्दू में छपा हुआ था। बात करते हैं 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था, और 9 जनवरी भारत आगमन के दौरान 1915 में महात्मा गांधी जो है वह भारत आए थे, और इसी दिन 9 जनवरी से ही लगातार प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह मनाया जाता है। 1916 की बात की जाए तो 1916 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली चीज़ तो 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक वापस छूट कर आए थे, तब यहाँ पर वापस से वो जो गतिविधियां कर रहे थे उन गतिविधियों को बढ़ाना वह शुरू कर दिए थे। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी जो आयरलैंड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिरार और मुंबई का एरिया उनके अंदर, अर्थात बॉम्बे का जो क्षेत्र है वह उनके अंदर नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र जो आज का है वह उनके अंदर था, और बरार का क्षेत्र। बाकी इंडिया में जो है वह एनी बेसेंट इसको लीड कर रही थी।
इस दौरान एडी बेसेंट ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, जिन 2 पत्रिकाओं का नाम था यहाँ पर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी। 2 पत्रिकाओं का नाम था केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी, और वहीं पर मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में थी। 1916 में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, लखनऊ समझौता। अंबिकाचरण मजूमदार के लीडरशिप में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था। इस दौरान गरम दलों को वापस से कांग्रेस में लिया था और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ यहाँ पर समझौता किया गया था, और इस समझौते के दौरान मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, और यह समझौता जो है असहयोग आंदोलन तक चला। 1917 की बात की जाए तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान जो है वह महात्मा गांधी से जाके मिलते हैं और कहते हैं कि तिनकठिया खेती जो है वह चलाई जा रही है कहाँ पर, चंपारण बिहार में, वह हमारे साथ चलें और सत्याग्रह करें। महात्मा गांधी इसके लिए तैयार होते हैं। महात्मा गांधी के साथ जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जाते हैं। वह जाते हैं वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं और चंपारण में तिनकठिया खेती से लोगों को आज़ाद कराते हैं, और इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह जो है वह महात्मा गांधी जीत लेते हैं। 1918 की बात की जाए तो खेड़ा और अहमदाबाद। खेड़ा में बहुत खतरनाक अकाल पड़ा हुआ था, हैजा फैला हुआ था, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या हुआ था कि जो कुल उत्पाद है उस उत्पाद का केवल 1/4 या उससे कम ही पैदा हो रहा था। तो अंग्रेजों की राजस्व संहिता थी। राजस्व संहिता के अनुसार यह कहा जा रहा था कि अगर जो कुल उत्पाद है उसका 1/4 या उससे कम पैदा होगा तो कर नहीं वसूला जाएगा, पर अंग्रेज इस चीज़ के लिए नहीं तैयार हुए थे, वो कर लेना चाह रहे थे। तब महात्मा गांधी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था, और इस सत्याग्रह में उन्होंने जीत प्राप्त की थी, और इस जीत के साथ महात्मा गांधी का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होता जा रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई 1918 में ही। वहाँ पर क्या हुआ कि अहमदाबाद के जो मजदूर थे वह मजदूर काम करने से इनकार कर दिए, क्योंकि उनको 50% बोनस दिया जा रहा था। इस बोनस को दिया जाना बंद कर दिया गया था। कारण यह कहा गया कि जो वहाँ पे मिल है उसकी इकोनॉमिक हालत जो है वह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद भी जो है मजदूर बोले, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्लेग बहुत तेज फैला हुआ था, इसलिए उनको बोनस की आवश्यकता थी। उनकी आजीविका का संकट यहाँ पर आ जा रहा था, पर मिल मालिकों ने कहा कि केवल हम 20% ही दे पाएंगे। तब महात्मा गांधी ने वहाँ पर जाके हस्तक्षेप किया और 35% यहाँ पर बोनस दिलवाया, जिसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वह सफल होती है और महात्मा गांधी इसके साथ प्रसिद्ध हो जाते हैं। 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने एक नियम बनाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, या बिना वकील बिना अपील और बिना दलील कानून था, जिसके अंतर्गत किसी भी कैदी को चाहे वो पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, अगर उसे राज विरोधी किसी भी गतिविधि में पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जब भी वह पकड़ा जाएगा, अगर वह पकड़ा नहीं आता और जब भी वह पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ जो फैसला सुनाया गया है वह फैसला इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है वह प्रदर्शन कर रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1919 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का दिन था। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और जलियांवाला बाग में यह सोचते हैं कि वहां पर मेला देखने जाएंगे और साथ ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी दौरान जनरल ओ डायर जो कि अमृतसर का कमिश्नर था, उसने जनरल आर डायर को कहा कि यहाँ पर तुमको सारी सिचुएशन को संभालना है। आर डायर ने मार्शल लॉ वहाँ पर लगा दिया। लोगों को पता नहीं चला कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि मार्शल लॉ के दौरान सैनिक शासन हो जाता है और ज़्यादा लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। पर उस समय की जनता बहुत भोली भाई थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, इसलिए उनको यह पता नहीं चला और वह जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं, जहां पर जनरल आर डायर जो है वह लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वह मारे जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में बहुत ज़्यादा दुख फैला और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और गुस्से में आ गए। इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और साथ ही यह कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वह अपने अंत की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 1919 में एक सुधार आया था जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, और यह सुधार भी भारतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला था, क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। 1919 में ही क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हुआ। 1919 में टर्की और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ सर्वे कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ सर्वे में खिलाफत के पद को पूरे तरीके से समाप्त करने की बात की गई। इस वजह से भारत में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया, तो मौलाना अली और शौकत अली अर्थात अली बंधु और साथ में
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यह सब यहाँ पे खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। और खिलाफत कमेटी का एक ही पर्पज़ होता है, जो खलीफा का पद है उस खलीफा के पद को यहाँ पे सम्मान दिलाया जाए, इसलिए खिलाफत कमेटी इकट्ठा होती है। महात्मा गांधी को इसकी अध्यक्षता के लिए बुलाया जाता है। महात्मा गांधी को यह सही मौका लगता है और वह 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को जोड़ देते हैं। इसी दौरान अल हिलाल नामक एक पत्रिका जो है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निकाले थे, और साथ ही कॉमरेड नामक पत्रिका जो है वह मोहम्मद अली यहाँ पर निकाल रहे थे। 1920 में जब कलकत्ता का सेशन होता है, स्पेशल सेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, उस अध्यक्षता के दौरान गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था जिसे मान लिया गया था। असहयोग के प्रस्ताव के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन जो है अगस्त में शुरू किया जाता है, पर इस आंदोलन की शुरुआत के दिनों में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तिलक फंड बनाया जाता है जिसमें लक्ष्य रखा जाता है कि 1 करोड़ की धनराशि इस आंदोलन के लिए इकट्ठी करनी है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 1922 में एक घटना होती है। 1922 की एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन लगातार कमज़ोर हो रहा था और हिंसक भी होता जा रहा था। इसी हिंसा का एक प्रतिरूप हमें चौरी चौरा गोरखपुर में देखने को मिला। वहाँ पे जो भीड़ जा रही थी वह भीड़ लगातार नारे लगा रही थी, तभी पुलिस की उनसे झड़प हो गई और वह गुस्सा होकर उस जनता ने पुलिस चौकी में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। वह घटना चौरी चौरा की घटना कहलाती है। उस घटना के बाद महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध होते हैं और बोलते हैं देश अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1923 के दौरान एक बहुत बड़ी घटना होती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू यह बात कहते हैं कि हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना स्थान बनाना चाहिए। जो परिषद बन रही है वहाँ पे हमको आना चाहिए, विधान परिषद जो बन रही है उसमें हमको आना चाहिए। बट आधी कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। तब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी बात करी। बहुत बड़ी बात यह हुई कि उन्होंने एक पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, उसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा गया और इस पार्टी ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी। सबसे बड़ी सफलता उनकी 1925 में थी जब विट्ठल भाई पटेल जो हैं वह केंद्रीय समिति के अध्यक्ष वहाँ पर बन जाते हैं। 1924 में गांधीदास पैक्ट साइन होता है और गांधीदास पैक्ट के साथ ही जो स्वराज आंदोलन है वह पूरे तरीके से कांग्रेस में मिल जाता है कि कांग्रेस ने यह कहा कि हम बाहर से लड़ेंगे, आप जो हैं विधानसभा के अंदर से लड़िए। साथ ही साथ 1924 में HRA की स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना की थी सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान ने। 1925 में ही काकोरी कांड हुआ था और काकोरी कांड के दौरान भारत के इन क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटी थी जिसके बाद ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 1927 और 28 के दौरान रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहां से भाग जाते हैं, वह उनके पकड़ में नहीं आते। 1927 में फिरोज शाह कोटला में सब इकट्ठा होते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जयदेव कपूर, चंद्रशेखर आज़ाद, और वह HSRA बनाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसके अंतर्गत वह सारे कार्य किए जाते हैं जो HRA के अंदर किए जाने थे। 1927 में एक और घटना होती है, वह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। वह घटना है साइमन कमीशन की। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री स्टैनली बेल्डविन ने 2 साल पहले ही अर्थात 1919 के 10 साल बाद एक कमेटी बननी थी जो भारत में उत्तरदायी शासन के पीछे की समीक्षा करेगी, बट कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री स्टैनली बेल्डविन ने इसको 2 साल पहले ही बना दिया और सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष रखा। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पर कोई भी भारतीय नहीं था। इस वजह से साइमन कमीशन जो 1927 में बना, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। मद्रास सेशन में कांग्रेस ने यह कहा, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, यह कहा कि 1928 के दौरान वह हुआ था कि हमें साइमन कमीशन का विरोध करना है। 1928 के दौरान लाहौर में जब साइमन कमीशन पहुंचता है तो साइमन गो बैक के नारे वहां पे लगने शुरू हो जाते हैं। साइमन गो बैक के नारे इतने ज़्यादा तेज थे कि वहां पर फिर पुलिस लाठीचार्ज कर देती, जिसमें लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। लाला लाजपत राय मरते मरते यह बोलते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी का टुकड़ा अंग्रेजी ताबूत की कील साबित होगा। 1928 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं वह सैंडर्स को मारने की योजना बनाते हैं और सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। उसके बाद वह भेष बदल के वहाँ से चले जाते हैं। 1929 के दौरान एक बहुत बड़ी घटना होती है। 1929 दौरान जो घटना होती है वह घटना होती है असेंबली बम विस्फोट। क्योंकि ये लोग बम बनाना सीख चुके थे, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह बोलते हैं बटुकेश्वर दत्त के साथ कि हमें असेंबली में बम विस्फोट करना है, और वो बम ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ पर किसी को भी हतोत्साहित जो है वह लोग ना हो, घायल ना हो। उसके बाद वह
अपनी गिरफ्तारी देते हैं, इनके स्टेटमेंट छपते हैं और इनके स्टेटमेंट जो है वो लोगों को प्रभावित करते हैं, खासकर नौजवानों के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का भाव जो है वह जग जाता है। 1929 के असेंबली विस्फोट के बाद यह होता है कि इन लोगों के स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किए जा रहे थे, उसी दौरान भगत सिंह ने अपनी बात रखना शुरू किया और वहाँ पे यह कहा कि भारतीय कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, इसलिए वह भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। 64 दिन की यह भूख हड़ताल चली थी, जिसमें एक क्रांतिकारी शहीद होते हैं जिनका नाम रहता है जतिन दास। 1929 में ही लाहौर सेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इस अध्यक्षता में उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की बात कही थी। कहा था कि 26 जनवरी 1930 के बाद से हर 26 जनवरी के दिन भारत स्वाधीनता दिवस मनाएगा और उसके बाद भारत यह काम करना शुरू करता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है और साथ ही मौलिक अधिकारों की बात कही जाती है। पर 1928 के इस नेहरू रिपोर्ट के समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसलिए वह एक लीग बनाते हैं, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना वह करते हैं और उस लीग का एक ही काम रहता है, पूर्ण स्वराज की स्थापना करना भारत में, ना कि डोमिनियन स्टेटस की। 1930 की महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके पहले महात्मा गांधी अपने 11 सूत्रीय मांगों को लॉर्ड इरविन के पास भेजते हैं। लॉर्ड इरविन उस 11 सूत्रीय मांगों पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देते हैं। तब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को दांडी वहां पहुंच जाते हैं और दांडी पहुंचने के बाद नमक बनाकर वह नमक कानून का विरोध करते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू होता है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च के दिन। उसके पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत होती है इलाहाबाद में, जहां पर मुखबिरी कारण उनको धोखा मिलता है और वह मारे जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत फांसी दी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है, पर कांग्रेस खाली हाथ वहाँ से आती है, वहाँ से उसे कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे वही रामसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड घोषित करता है और कहता है कि भारत में जो दलित हैं उनको एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा, जिसे भीमराव अंबेडकर स्वीकार कर लेते हैं। गांधी जी जब इंडिया उतरते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, यारबड़ा जेल में उन्हें रखा जाता है। तभी वहाँ पर जब वो भूख हड़ताल में जाते हैं तो मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर उनसे मिलने जाते हैं। बी आर अम्बेडकर से वह बात करते हैं और बी आर अम्बेडकर पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, बट ये कहते हैं कि उन्हें आरक्षण चाहिए उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर दलितों की संख्या ज़्यादा है। महात्मा गांधी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, बट यह गोलमेज सम्मेलन किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण नहीं रह गया क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर 1930, 31 और 32 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अध्यक्षता के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों को स्वीकारा था। बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत केंद्र में स्वशासन जो है वह खत्म कर, प्रांत में स्वशासन जो है द्वैत शासन खत्म किया जाता है और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की जाती है। यह भारत में विकेंद्रीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। इसी के अंतर्गत 1937 में भारत में संघीय न्यायालय बनाए जाते हैं, RBI बनाया जाता है। 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया जाता है। 1939 में त्रिचरी का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके दौरान यह हुआ था कि पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी समर्थन कर रहे थे, बट जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग मिलकर सुभाष चंद्र बोस का समर्थन कर रहे थे। बट महात्मा गांधी, जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं तो महात्मा गांधी इसको अपनी हार मानते हैं और बोलते हैं कि मेरा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। सुभाष चंद्र बोस इस बात को सुनने के बाद इस्तीफा दे देते हैं और सुभाष चंद्र बोस की जगह पे राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। 1940 एक महत्वपूर्ण साल है, जिस साल अगस्त प्रस्ताव आया था और इसे लिलिथगो ने, जो उस समय वायसराय था, उसने दिया था। 1940 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन के दौरान पाकिस्तान की डिमांड की थी। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने दिया था और अलग एक मुस्लिम देश के विषय में बात की थी, इकबाल ने, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1942 में सबसे पहला क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको महात्मा गांधी ने करो या मरो कहा था। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद है कि क्रिप्स
मिशन जो कि डोमेन स्टेटस की बात कर रहा था, इस चीज़ को महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है एक बैंकरप्ट बैंक का, अर्थात वह बैंक जो डूब रहा है वह भविष्य के चेक को हमको दे रहा है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अंतर्गत आए थे और भारत में एक संविधान सभा का गठन हुआ था। इस संविधान सभा की पहली जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दौरान डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो हैं वह पहले अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो टेम्परेरी थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं और इसे 22 जनवरी 1947 को मान लिया जाता है और यही आगे चल के भारतीय प्रस्तावना का भाग बनता है। 1947 30 जून सबसे पहले क्लीमेंट एटली जो हैं वह बोलते हैं कि 1947 में कि भारत जो है उसे 1948 तक आज़ादी दे दी जाएगी, पर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। इसके तहत भारत का विभाजन 2 भागों में कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है लिख के पूरा होता है, जो 284 सदस्य इसमें साइन करते हैं और यह संविधान स्वीकार किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरीके से भारत देश में लागू कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम भारत के लोग यह डिक्लेयर करते हैं कि यह संविधान हम लोग अपने देश के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। एक ही वीडियो में मैंने सारे सन को यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँचे और ख़ासकर यूपीएससी, एसएससी जीडी और एससी हाई कोर्ट आरओ एआरओ जो है इसके विषय में लोगों को पता चल सके और वह अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से कर सकें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।